वेलकम बैक गाइस। आज मैं एकदम नई कहानी शुरू करने वाला हूं और इस कहानी की ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस कहानी में हमारा एमसी एक नॉर्मल सा ट्रांसमाइग्रेटर है जो कि अपनी नॉर्मल अर्थ से कल्टीवेशन वाली दुनिया में आ चुका है और उसके पास एक ऐसा सिस्टम है जो डिसाइपल्स की प्रोग्रेस को अपने ओनर की प्रोग्रेस में बदल देता है। देखने से तो भले ही तुम लोगों को सुनी सुनाई सी कहानी लग रही होगी पर ये बहुत ही ज्यादा ओपी है और ये पावर उससे भी ज्यादा ओपी है। इसके बारे में सब कुछ तुम्हें अब कहानी में ही पता चलेगा। तो चलो बिना समय वेस्ट किए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें एक घर जिसका नाम ये मैनर है उसे दिखाते हैं और इसी मैनर के अंदर एक छोटे से घर की सीढ़ियों पे हमें अपने एमसी को भी दिखाते हैं जो बिल्कुल अपना सर झुकाए बैठा था। वो हमें बताता है, मेरा नाम सुजियान है, मैं मॉडर्न वर्ल्ड से ट्रांसमाइग्रेट होके इस कल्टीवेशन वाली दुनिया में आया हूँ और मुझे अभी अभी मेरी इस नई बॉडी के ओनर के बैकग्राउंड के बारे में पता चला है। ये मेरे ही जैसा सेम नाम शेयर करता है, मतलब इसका भी नाम सुजियान ही है। और इसके अलावा ये लॉन्गियन नेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्ट्रेंथ ही सुप्रीम पावर है, पर मेरे पास तो कल्टीवेशन करने के लिए ना तो फाउंडेशन है और ना ही स्पिरिचुअल रूट्स हैं और इतने सारे नेगेटिव बफ्स एक ही पर्सन में होने की वजह से इस मैनर में कोई भी पर्सन आके मुझे बुली कर सकता है। रिसेंटली ये बच्चा पानी में गिर के डूब के मर ही गया था, बस उसी समय मैं इसकी बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट होके आ गया। तभी एमसी के ऊपर कोई हाथ रखता है और वो इससे एकदम घमंडी टोन में कहता है, हे कमीने, तू यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहा है? क्या तू अपनी उसी खोई हुई मदर के बारे में सोच रहा है जो कहीं नहीं मिल रही है? तभी ऐसे ही तीन और चूते एमसी के सर पे ही आके खड़े हो जाते हैं और वो एमसी की मदर और इसके बारे में बहुत ही बुरा बुरा बोलने लगते हैं। ये लोग एमसी की मदर का मजाक उड़ाते उड़ाते बहुत जोर जोर से हंस रहे थे तो एमसी कहता है, शट द फक अप। और एमसी को ये कहता देख के सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर एक दूसरे से पूछता है, क्या मैंने सही सुना? तो दूसरा कहता है, अरे नहीं नहीं, शायद तेरे कान बज रहे होंगे, ये कैसे गालियां दे सकता है? तो अपना एमसी इनकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, क्या तुमने ठीक से सुना नहीं? अब मेरे मुंह को ध्यान से देखो, मैं फिर से कहता हूँ, शट द। अब ये बकवास देख के तो दूसरा बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, तेरी इतनी हिम्मत! और वो सीधे ही अपने एमसी को कपड़ों समेत ही उठा लेता है और ऐसा लग रहा था कि एमसी तो बस उसके सामने एक झोला ही है और वो कहता है कि लगता है तेरे बदन में बहुत ज्यादा ही खुजली है। अपना एमसी सोचता है, मैं सच में फाइट बैक करना चाहता हूँ पर मेरे पास बिल्कुल ताकत ही नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये बंदा भी पीछे मुड़ के देखता है। हमें दिखाते हैं यहाँ पर एक लड़की आई हुई है। इसे देख के तीनों ही बहुत कंफ्यूज जाते हैं और हमें दिखाते हैं ये सुंदर सी लड़की अपने हाथ में खाने की बास्केट लिए इन तीनों पे चिल्लाने लग जाती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये अब भी फैमिली हेड का सन है, अगर तुम ये कंटिन्यू रखते हो तो मैं मैडम को जाके रिपोर्ट कर दूंगी। फिर हमें इस लड़की का इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है। इसका नाम है ये कुई फेंग, ये 16 साल की है और इसका कल्टीवेशन लेवल है वूजिंग। कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में हमें बाद में पता चलेगा, अभी के लिए बस नाम याद रख लो। इस लड़की को देख के यहाँ बाकी के दोनों लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता तो एक बंदा एक के पास आता है और वो कहता है कि ये लड़की एक अप्रेंटिस कुक है और मैंने सुना है कि मैडम को सच में इसका खाना बहुत पसंद है, तो हमें इसके सामने ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। अब ये सुनते ही ये लोग एमसी को वहीं पर ही फेंक देते हैं और जाते आते भी एमसी को धमकियां देते हुए जाने लगते हैं। इन लोगों के जाने के बाद ये लड़की अपने एमसी के पास आती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? तो अपना एमसी भी इसकी तरफ देखते हुए सोचता है, अगर मैं अपनी बची कुछ मेमोरीज में देखूं तो इस लड़की का नाम है ये कुई फेंग। ये इकलौती ऐसी लड़की है जो मेरी परेशानियों में मुझे सिंपैथाइज करती है, शायद इसीलिए क्योंकि शायद इसका भी स्टेटस मेरी तरह लो है। तो एमसी भी इस लड़की के हाथ का सहारा लेके खड़ा होने लगता है। तभी इसके हाथ से एक डार्क कलर का ऑरा निकलता है और एक नोटिफिकेशन आती है, फीमेल डिसाइपल लेसर सिस्टम एक्टिवेटेड। मतलब एमसी डिसाइपल्स तो ले सकता है बट सिर्फ फीमेल। हाँ, ये कुछ नया है। और अपना एमसी हर उम्मीदों को तोड़ते हुए बिल्कुल भी यहाँ कंफ्यूज नहीं होता और वो कहता है, सिस्टम, आफ्टर ऑल मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ तो सिस्टम कोई अजीब चीज तो नहीं होनी चाहिए। और एमसी के सामने वाली नोटिफिकेशन में लिखा था कि तुम सिर्फ फीमेल डिसाइपल्स को ही रिक्रूट कर सकते हो, वो भी ऐसे डिसाइपल्स जिनके पास जिंदगी जीने की कुछ स्किल्स हैं। और जैसे तुम्हारे डिसाइपल्स अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करेंगी तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे, तुम लेवल अप करोगे, तुम्हारे डिसाइपल्स भी लेवल अप करेंगे और तुम नई स्किल्स और पावर को अनलॉक कर पाओगे और साथ ही साथ नए डिसाइपल्स को भी अनलॉक कर पाओगे। अभी के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही डिसाइपल का स्लॉट है, मतलब तुम एक ही डिसाइपल रिक्रूट कर सकते हो। और अभी के लिए तुम्हारे पास एक बिगनर टास्क है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें एक फीमेल डिसाइपल को रिक्रूट करना है जिसके पास जिंदगी जीने वाली स्किल्स हो। और अपना एमसी जब हमारी तरह सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेता है तो वो कहता है, डैम, भले ये ज्यादा ही ओवर पावर्ड नहीं है पर इससे मैं बैठे बैठे ही लेवल अप कर सकता हूँ। और अपने एमसी को ऐसे आसमान में घूरता देख के लड़की आती है इसके पास और वो कहती है, क्या आसमान में कुछ है जो तुम घूरे जा रहे हो? तो अब सुजियान भी इस लड़की की तरफ मुड़ता है और वो सोचता है, एक फीमेल डिसाइपल, ये तो मेरे बगल में ही खड़ी है। तो सुजियान भी एकदम पागलों की तरह ठरकियों वाला एक्सप्रेशन बनाते हुए खुद की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहती हो? तो ये लड़की कहती है, हे, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया? ऐसी वियर्ड बकवास क्यों कर रहे हो? अभी हमारी
अभी सिचुएशन को देखा जाए तो ऐसा भी पक्का भी नहीं है कि कौन किसका डिसाइपल बनेगा। फिर ये लड़की एकदम पीछे मुड़ जाती है और वो कहती है कि अगर ये सुन के तुमको अच्छा लगे तो ठीक है, मैं तुम्हारी फीमेल डिसाइपल बन जाऊंगी। फिर इस लड़की को अपनी बास्केट पे ध्यान आता है और वो कहता है अरे नहीं, मुझे तो काम करने के लिए किचन में जाना है, और वो एमसी की तरफ बाय बाय करके जाने लग जाती है और अपना एमसी कहता है हाँ ठीक है बाय। फिर एमसी को सक्सेसफुली एक डिसाइपल रिक्रूट करने के लिए एक स्किल दी जाती है जिसका नाम होता है कुकिंग। मतलब कि एमसी ने जो कुकिंग करने के लिए एक डिसाइपल रिक्रूट किया तो एमसी को भी कुकिंग वाली स्किल मिल चुकी है और एमसी की स्पिरिचुअल रूट्स भी एक्टिवेट कर दी जाती हैं। और स्पिरिचुअल रूट के एक्टिवेट होते ही एमसी के अंदर से बहुत सारी डार्क कलर का ऑरा सा निकलने लगता है और एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी पहली डिसाइपल ये कोई फैंग अब अंडे गर्म कर रही है, तो तुम्हें उसके लिए एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। और हमारा सीन चेंज होता है, अंडे गर्म हो रहे हैं और यहाँ पर हमें दिखाते हैं एक मेड एमसी की स्टूडेंट से कहती है एक अंडे गर्म हो गए क्या? तो ये लड़की कहती है हाँ अंडे गर्म हो गए, मैं अभी बाहर लेके आ रही हूँ। तो ये बंदी अब अंडे लेके अब भागते हुए निकलने लगती है और अपने एमसी बगल में खड़ा होकर सब देख रहा था। और देखते ही देखते एमसी को एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलने लगते हैं और अपने एमसी भी देख के समझ जाता है ये तो सच में एक्सपीरियंस पॉइंट दे रहा है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये लड़की अपने पूरे फोकस के साथ अपनी पूरी स्पीड में अपना खाना वाना बना के तैयार कर रही है। एक शेफ दूसरे शेफ से कहता है हेड शेफ ये छोटी बच्ची तो सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, इसे एक बंदे के लिए खाना बनाने का पैसा मिलता है और ये 3 बंदों के लिए खाना बनाती है। तो इनका हेड शेफ कहता है चलो इसी बेवकूफ को सारे काम करने दो, इससे हमें एक हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं और हमें फिर भी पैसा मिलेगा, इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। फिर हमें एमसी के घर को दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट एमसी को मिल रहे हैं और वहां से एक जोरदार लाइट चमकती है। एक नोटिफिकेशन आती है कि एमसी की डिसाइपल ये क्विंग फैंग की कुकिंग स्किल इंप्रूव हो चुकी है और एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है। एक नोटिफिकेशन आती है कांग्रेचुलेशन तुम एंट्री लेवल पे पहुंच चुके हो और एमसी पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाने लग जाता है और कुक करो और कुक करो, कुकिंग कंटिन्यू रखो, चाहिए तो पूरे शहर के लिए खाना बना दो। वो तो पावर के चक्कर में पूरा पागल ही हुआ जा रहा था। तभी एमसी के सामने एक और नोटिफिकेशन आती है और जब एमसी उसकी तरफ देखता है तो वहां पर लिखा था तुम यह बताई गई लीजर स्किल्स में से किसी भी एक स्किल को चुन सकते हो। वहां पर स्किल्स बताई थी विविंग, पेंटिंग, म्यूजिक, चेस, आर्किटेक्चर, फिशिंग, ब्लैकस्मिथिंग, मेडिसिन। और एमसी सोचता है कि इस दुनिया में ऐसी स्किल्स जो डायरेक्टली फाइटिंग से रिलेटेड नहीं है उन्हें लीजर स्किल्स कहा जाता है। तो सूजियान डिसाइड करता है कि मैं किसी भी स्किल को रैंडमली चूज करने वाला हूँ। तो अब हमारा एमसी फिशिंग कर रहा है नदी किनारे और वो सोचता है कि वेल जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा बोरिंग है। इसके साथ साथ मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट कमाने के लिए भी फिश को पकड़ना जरूरी है। हाँ आधा दिन हो चुका है और मैंने एक भी नहीं पकड़ी। तभी पानी में बहुत जोर जोर से हलचल होने लगती है, ऐसा लग रहा है कोई मगरमच्छ आ गया है। पर अपने एमसी चिल्लाता है क्या मैंने मछली पकड़ ली, और वो पूरी ताकत से फिशिंग रॉड को खींचने लगता है और हमें दिखाते हैं वहां से एक मछली भी बाहर आती है और अपना एमसी भी एकदम डेविल्स की तरफ से देख रहा होता है। तो पीछे से एक आवाज आती है मदद करो हमारी, जिससे सूजियान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो मछली एमसी को थप्पड़ा मार के वापस से पानी में कूद जाती है। तो अब एमसी पूरे गुस्से में पीछे देखते हुए चिल्लाता है कौन है वहां पर, इस टाइम पे कौन मदद के लिए बुलाता है। और वो मन में सोचता है कि ये आवाज थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। फिर हमें एक घर का सीन दिखाते हैं, वहीं एक लड़की को कोई जोर से दीवार पे फेंक के मारता है और ये लड़की भी ठीक से उठने लगती है और वो अपने मुंह से खून पोंछते हुए कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और हमें दिखाते हैं ये अपने एमसी के डिसाइपल ही है और इसके सामने ही 3 लोगों की शैडो है। इन्हीं तीनों में से एक केले की शकल वाला बंदा घटिया सी स्मेल लेते हुए कहता है यू किचन बिच, अब जबकि तूने दोपहर में हमारे मैटर में टांग अड़ाई ही थी तो अब तुझे उसका हट जाना भी भुगतना पड़ेगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आज रात को हम पूरी कीमत वसूलें। ये एकदम ठरकियों की तरह क्विफेंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर इससे पहले कि ये कुछ कर पाता एक उड़ती हुई लात आती है जो इसका मुंह तोड़ते हुए इसे घर की सीलिंग से ऊपर फेंक देती है। और जैसा कि तुम समझ सकते हो ऐसी हीरोइक एंट्री और ऐसी शानदार किक सिर्फ अपना एमसी मार सकता है। अब एमसी ने जिससे मारा था उसी के चूजे एमसी को गाली देते हुए कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस जिया के ऊपर स्नीक अटैक करने की। वो अपनी पावर्स को जमा करके एमसी की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर अपना एमसी यहाँ पर अपने पैरों को चेक करते हुए कहता है ओह मैं लेवल अप कर गया और ये इंप्रूवमेंट तो कितनी ऑब्वियस है, मुझे आसानी से ऐसा फील हो रहा है कि मेरे लेग्स पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। तो वही बंदा एमसी की तरफ छलांग लगा के एमसी के ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारी तरफ पीट करने की, क्या तू हमें बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा है। और एमसी की शक्ल देखो, क्या तुम्हें सही में लग रहा है वो इसको सीरियस ले रहा है। पर तभी पलक झपकते ही सूजियान अपनी जगह से गायब हो जाता है और इस बंदे का हमला मिस हो जाता है। तो ये सोचता है क्या वो कहाँ गया। अगले पल एमसी इसके पीछे आ जाता है और वो अब भी इस बंदे को इग्नोर करते हुए सोचता है लो मेरी मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो गई है। और ये बंदा घबराते हुए सोचता है हे ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी इसका दूसरा साथी एमसी की तरफ हमला करने के लिए आता है और वो इससे कहता है हे बिल्कुल भी होल्ड बैक मत कर क्योंकि ये फैमिली हेड का सन है, अब इस कमीने को यहीं दफना देंगे। और पहला भी एमसी के सर पे एम करते हुए चिल्लाता है मैं पहले से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर ये दोनों ही एक साथ हमला करने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाता है अब हम दोनों एक साथ हमला कर रहे हैं तो यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है कि ये डॉज कर सके। पर अपना अंडे से शकल का एमसी बस यहाँ से साइड हट जाता है और ये दोनों एक दूसरे पे चिल्लाने लग जाते हैं हे कहाँ लात मार रहा है, हे कहाँ कौन ही घुसा रहा है। पर अब सूजियान भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो उड़ते हुए बंदे को एक घूसा मारता है जो आसमान में और भी तेजी से उड़ जाता है और सामने वाले बंदे को एमसी एक जोर की किक मारता है उसके प्राइवेट पार्ट में। और जैसा कि तुम सोच ही
सकते हो, अंडा फूट चुका है, बंदा टूट चुका है। और ये अब समझ जाते हैं कि अभी तो हम इससे कुछ नहीं कर सकते, तो ये अब रिट्रीट करने का फैसला करता है और अपना एमसी भी इन्हें नहीं रोकता। पर जाते जाते ये लोग एमसी को बदला लेने की धमकियां दे के ही जाते हैं। पर तभी यहाँ पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, क्या तुम सच में सूजियान हो? तो ये लड़का भी पीछे देखता है। यहाँ उसकी डिसाइपल क्विंग फेंगी है जो कि चिल्ला रही होती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो सारे ही वूजिंग के एंट्री लेवल पे थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी स्पिरिचुअल रूट भी अवेकन नहीं की वो उन्हें हरा सके। और अभी तुम्हारी मूवमेंट को देख के ऐसा साफ साफ पता चल रहा है कि ये तो एंट्री लेवल को भी सरपास करती हैं। आखिर तुम ये एक दिन में कैसे ये सब कर सकते हो? फिर तभी इसको कुछ याद आता है और वो सोचती है क्या ऐसा हो सकता है? उस समय पे तुमने जब मुझे अपने डिसाइपल लेने के लिए कहा था कि तो तब तूने शायद अपनी स्पिरिचुअल रूट को पहले अवेकन कर लिया था, पर ये तो इम्पॉसिबल है। पर तभी इसे रियलाइज होता है कि ये तो फैमिली हेड का बेटा है और मैं तो बस एक छोटी सी कुक हूँ। ये तुरंत ही इसके सामने झुक जाती है और वो एकदम घुटनों पे आगे कहती है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं पहले मैनर में आपसे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल थी, मैंने पहले आपसे इज्जत से भी बात नहीं की थी और आज मैंने आपको मुझे बचाने के लिए परेशान भी कर दिया। पर सूजियन एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वो कहता है, हे अब खड़ी भी हो जाओ, ये मैनर में बस तुम इकलौती ऐसी पर्सन हो जो हमेशा मेरी मदद किया करती थी। फिर हमारा सीन चेंज होता है। अब ये लोग बाहर वॉक करते करते बात कर रहे हैं और अब अपना सूजियन कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब जो इंसान जन्म से ही बिना स्पिरिचुअल रूट के पैदा हुआ होता है वो कभी भी अपने लाइफ टाइम में इन्हें दोबारा अवेकन नहीं कर सकता? तो ये लड़की कहती है, हाँ ऐसा एटलीस्ट लुयुन नेशन की हिस्ट्री में तो ऐसा ही लिखा है, पर आज मास्टर आपने इस आयरन रूल को ब्रोक कर दिया। अगर आज मैनर में सबको पता चला कि एक ऐसा होपलेस वेस्ट जो 20 साल का होने वाला है और उसके पास अभी तक कोई वाइफ भी नहीं है, उसने अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को अवेकन कर लिया है, तो सबका एटीट्यूड आपके लिए जरूर बदल जाएगा। अब ये सुन के अपना एमसी मन में सोचता है, अब इसको तारीफ समझो या बेइज्जती। फिर हमारा सीन चेंज होकर ये मैनर में आ जाता है। ये दोनों भी अब घर में अंदर आने लगे हैं। सबसे पहले लड़की अंदर जाती है, तो जैसे ही लड़की अंदर जाती है कोई आके इस लड़की के कान खींचने लगता है, तो ये लड़की उस बंदे का हाथ पकड़ के चिल्लाने लग जाती है, आ स्टूवर्ड जंग दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ये स्टूवर्ड भी इरिटेट होते हुए चिल्लाता है, अब तो ये दर्द हो रहा है, हाँ परेशानी खड़ी करने से पहले क्यों नहीं सोचती तू? बस तेरी कुकिंग को मैडम ने पास कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जैसा स्टूवर्ड भी तुझे डिसिप्लिन नहीं कर सकता। आखिर मैं भी सेकंड मास्टर का सर्वेंट हूँ। पर तभी कोई आके इस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और हमें दिखाते हैं ये अपना एमसी है, ये इसके हाथ को जोर से पकड़ के तोड़ने ही लग जाता है और उसके कहता है, तुम्हें किसने परमिशन दी मेरी डिसाइपल को बुली करने की? तो यहाँ स्टूवर्ड भी चिल्लाने लग जाता है, दर्द हो रहा है, मेरा हाथ टूटने वाला है मास्टर जो। तो पीछे से कोई चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो ये लड़की और अपना एमसी भी पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हमें दिखाते हैं यहाँ पर एक बूढ़ी सी आंटी जो सुंदर देखने के लिए 100 ग्राम के चेहरे पर 200 ग्राम का मेकअप पोत के आई है और हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये है सेकंड मैडम इसी ये मैनर की और इसका नाम है ल्यूशी। इसी के साइड में वही बंदा है जिसे अपने एमसी ने एक ही थप्पड़ा मार के मुंह सुधा दिया था। यही आंटी कहती है, तुम बाहर तो परेशानियां खड़ी कर ही रहे थे और अब घर में आने के बाद तुम्हारी इतनी भी हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ के स्टूवर्ड को भी पीट रहे हो। तो सूजियन भी इस आंटी से आर्ग्यूमेंट करते हुए कहता है, हे क्या तुम थोड़ी सी रीजनेबल हो सकती हो? तुम्हारे ये सर्वेंट एक छोटी सी लिटिल गर्ल को बुली कर रहे हैं और यहाँ अंदर ये तुम्हारा स्टूवर्ड भी इस लड़की को बुली कर रहा है। मैंने तो बस इसके हाथ को थोड़ा सा पकड़ा ही था। तो इस खुसट बुढ़िया को यहाँ गुस्सा आने लगता है और ये चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? तो पीछे से एक आवाज आती है कि मम्मा इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, लात मार के सीधा इसे मैनर से बाहर निकाल दो। हमें दिखाते हैं यहाँ पर आया होता है सेकंड यंग मास्टर, तो उसका सर्वेंट भी इसको ग्रीट करता है और ये यहाँ पर आते ही एमसी की बेइज्जती करने लगता है और ये कहता है कि एक ऐसा यूजलेस पर्सन हमारे ये मैनर में रह रहा है, ये पहले ही हमारे ये मैनर के लिए एक धब्बा है और अब इसने मेरे सर्वेंट्स को इंजर्ड भी कर दिया, इसे तो सीधे यहाँ से लात मार के दफा कर देना चाहिए। और हमें इसका इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है, इसका नाम है ये बाई, ये इसी खुसट बुढ़िया का बेटा है। और ये बुढ़िया यहाँ गुस्से में चिल्लाती है कि नहीं, अब तुम दोनों की सैलरी 3 महीने के लिए कट ऑफ की जाती है और रही बात तुम्हारे डिसीजन की, वो फैमिली हेड खुद यहाँ वापस जब आएंगे तब डिसाइड करेंगे। तो एमसी भी अपनी डिसाइपल को लेकर यहाँ से जाने लगता है और ये स्टूवर्ड यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो सोचता है कि खुद को लकी समझ और वो कहता है, हाँ ये कितना ज्यादा दर्द कर रहा है, एक ऐसा वीकलिंग जो मास्टरबेट भी नहीं कर सकता वो इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया? फिर हमारा सीन चेंज होता है, एक दरवाजे की खिड़की से आवाज आने लगती है, कोई चिल्ला रहा होता है, मदर हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते, उसने हमारी इतनी बेइज्जती की है और स्पेशली मेरे इंजर्ड सर्वेंट्स ने बताया कि वो सडनली फाइटिंग में बहुत अच्छा हो गया है, जरूर उसने अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को अवेकन कर लिया होगा। अगर ये सच है और फैमिली हेड्स को इसके बारे में पता चला तो जरूर पावर डायनामिक्स बदल सकते हैं। तो उसकी मदर कहती है कि तुम चिंता मत करो, उस कचरे का अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को अवेकन करना इम्पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा उसने कुछ बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक्स को लर्न किया है और उसने उन सर्वेंट्स पे अचानक से हमला कर दिया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो थोड़ा परेशानी भरा चेहरा बनाते हुए कहती है कि उस समय पानी में डुबा के उसे मारने का हमने प्लान बनाया था पर किसी तरह वो सर्वाइव कर गया, अब से उसके ऊपर किसी को बोलो कि नजर रखें। अब देखते हैं कि वो रोजाना कौन सी ट्रिक्स खेलने की कोशिश कर रहा है। भले ही मैं अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके इसे लात मार के यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती, पर इस मैनर के बाहर उसे कुछ हो गया तो हम उसे एक एक्सीडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर हमें
हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाते हैं। एक घर के आगे कुछ लोग जमा हो रहे थे तो एक बंदा पूछता है तुम लोग ऐसे यहाँ पर क्यों खड़े हो, तो दूसरे बताते हैं कि एक लड़की ने आज बोला है कि इंटायर पूरे मैनर के लिए आज वो अकेले ही खाना बनाएगी। तो दूसरा बंदा बोलता है हाँ चलो वही कह रही है तो बनाने देते हैं। तो हमें दिखाते हैं ये लड़की अपने एमसी की स्टूडेंट ही है। वो अपने चाकू वाकू लेके एकदम तैयार होती है और उसके मुंह से भी स्मोक निकल रही होती है और एकदम से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एकदम से वो सारी सब्जियों को फटफट चाकू से काटने लग जाती है। और ये सीन देखने में जरूर बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था और ये देख के बाहर के लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। इनके मुंह फटे के फटे ही रह जाते हैं। एक कहता है इसके अंदर से इतनी किलिंग इंटेंट क्यों निकल रही है, तो दूसरा कहता है ये बस एक कुकिंग ही है ना। तीसरे की आवाज आती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले ही पल हम कुकिंग टेबल पे पड़े होंगे। दूसरी तरफ अपना एमसी चैन से सो रहा था तभी उसके पास एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लग जाते हैं, नोटिफिकेशंस गिरने लग जाती हैं और एमसी बताता है कि इन नोटिफिकेशंस ने उसकी नींद हराम करके रखी है। एक नोटिफिकेशन में बताया गया था हमारी डिसाइपल ये क्विंग फैंग अप्रेंटिस लेवल तक एडवांस कर चुकी है और तुम वू जिंग ग्रेट कंप्लीशन पे पहुंच चुके हो। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुमने एक मेजर लेवल को ब्रेक थ्रू किया है, तुम्हें एक नया डिसाइपल का स्लॉट भी मिल चुका है और तुम्हें एक स्किल मिली है आयरन स्टोमच। ये एक ऐसी स्किल है जिससे तुम एट्रीब्यूट और स्किल को भी डाइजेस्ट कर सकते हो और इसके ऊपर कूल डाउन है 1 घंटे का। अब ये नई स्किल देख के तो एमसी भी हैरानी से खड़ा होता है और वो कहता है ओ, तो सारी नोटिफिकेशंस को ध्यान से पढ़ता है और उसे पता चलता है कि मैंने एक मेजर लेवल को ब्रेक थ्रू कर दिया। और ये तो ये कोई इंपॉर्टेंट पार्ट भी नहीं है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी नई स्किल आयरन स्टोमच। अगर मैं खाते खाते ही एट्रीब्यूट और स्किल्स को डाइजेस्ट कर सकता हूं तो वो इतना उत्साहित हो जाता है कि वो तुरंत ही भाग के किसी शॉप के आगे आ जाता है और इस शॉप का हमें नाम तो पता ही नहीं चल रहा क्योंकि टूटा फूटा सा बोर्ड लग रहा है। फिर एमसी दुकान के अंदर जाके देखता है तो वहां पर बहुत सारी किताबें रखी होती हैं और वहीं पे कोई एमसी को आके ग्रीट करता है और वो कहता है यंग मास्टर सू आप तो ये फैमिली से हैं, बताइए इस छोटी सी दुकान में कैसे आना हुआ। तो एमसी बिल्कुल डायरेक्टली सीरियस लुक के साथ पूछता है हे तुम्हारे पास सबसे पावरफुल टेक्निक कौन सी है। ये देखते तो ये सर्वेंट भी कंफ्यूज जाता है और वो मन में सोचता है ये कमीना है, ये तो एक मार्शल आर्ट फेलियर नहीं है, फिर ये ऐसे टेक्निक क्यों मांग रहा है, ये लास्ट टाइम पानी में गिर गया था, जरूर इसका दिमाग खराब हो गया होगा। तो ये बंदा पीछे मुड़ के एक सुंदर सी लड़की से कहता है लू युनसू जाओ इन्हें अपनी एंट्री लेवल वूजिंग टेक्निक्स के पास लेकर जाओ। और हमें इस लड़की के बारे में बताते हैं ये सुंदर सी लड़की का नाम है लू युनसू, ये 17 साल की है और ये अपनी वूजिंग कल्टीवेशन लेवल पर है। ये लड़की अपने एमसी को क्यूए रिफाइनिंग की बिगनर लेवल की गाइड के पास लेके आती है तो अपना एमसी पूछता है हे मैंने तुमसे तुम्हारी सबसे पावरफुल टेक्निक का बोला था ना। तो ये लड़की कहती है अगर तुम इसे 5 साल में भी मास्टर कर लो तो अपने आप को लकी समझना। तभी अपना एमसी टेबल पे बहुत सारी सिल्वर की प्लेट्स रख देता है। ये देख के तो शॉपकीपर की आंखें चमक जाती हैं। वो तुरंत लड़की को साइड करता है और वो कहता है हे क्या तुम ऐसे मास्टर सूट से बात करती हो, जाओ जाके हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को लेके आओ। तो अब ये लड़की भी थोड़ी कंफ्यूज तो लग रही थी पर ये कुछ कर ही नहीं सकती तो वो जाती है वही टेक्निक को लाने लग जाती है। पर वो लाते लाते भी कह रही थी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पर्सन नहीं देखा जो इतने बड़े बड़े सपने रखता हो और फिर भी इतना ज्यादा बेकार हो। मतलब वो सीधा सीधा एमसी को सुनाने के लिए ताने कस रही थी। वो लड़की ये किताब लेके एमसी के पास आती है, ये लो ये 1 रिलम टेक्निक है, अगर तुमने मरने से पहले इसे सीख लिया तो मेरे पास आना, जब तक अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं अपने हाथों पर खड़े होकर रास्ते में बिल्कुल अपने बालों को धोऊंगी। तो अपना एमसी किताब लेके कहता है ओ ये तुम्हारे शब्द है ना, तो शॉपकीपर ने भी ये सुना है। तो ये लड़की कहती है हाँ मैं पूरी जिंदगी अपने शब्दों पे खड़ा उतरूंगी। फिर अपना एमसी उस किताब को रोल करता है और वो कहता है ज्यादा समय तक इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। तो ये लड़की भी कंफ्यूजन में देखती रहती है। फिर बस रोल की हुई किताब को सीधा खाने की कोशिश करने लग जाता है। ये देख के तो ये शॉपकीपर और लड़की दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। ये शॉपकीपर चिल्लाता है हे क्या तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सच में, पर तब तक एमसी उस किताब को निकल जाता है। और ये देख के तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वो शॉपकीपर चिल्लाता रहता है क्या तुमने वो सच में निकल ली पूरी। और वो निकलने के बाद एमसी भी इनकी तरफ देख के स्माइल करता है और एक थम्स अप दिखाता है। ये देख के दोनों ही बहुत हैरान हो गए थे। फिर तभी सुसियान की बॉडी कांपने लग जाती है और वो एकदम से झुकने लग जाता है और वो सोचता है क्या मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा है। पर तभी हमें दिखाते हैं उसके मुंह से बॉडी से बहुत ज्यादा स्मोक निकलने लगती है। एकदम से उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा और प्रेशर निकलने लगता है, चारों तरफ पेजेस उड़ने लगते हैं। ये दोनों भी बहुत हैरान हो गए थे। पर अपने एमसी की बॉडी का ऑरा तो बहुत ज्यादा डेंस होता जा रहा था। फिर एकदम से वो अपनी जगह से एकदम से गायब हो जाता है, चारों तरफ स्मोक फैल जाती है। और हमें बाहर का सीन दिखाते हैं, बाहर भी बहुत ज्यादा स्मोक फैल रही थी। और हमें दिखाते हैं ये स्मोक फैल रही थी क्योंकि अपना एमसी बहुत स्पीड से भाग रहा है और वो भागते भागते खुशी से चिल्लाता है वो ये कितनी ज्यादा तेज है। और हमें दिखाते हैं वो तो पूरे शहर में घूमने लग जाता है, चारों तरफ से इधर उधर इधर उधर करते 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 वो एकदम से फुल स्पीड में वापस से आके उसी दुकान के सामने आके स्लाइड करता है। और ये देख के वो शॉपकीपर तो बिल्कुल पागल ही हो जाता है। वो पसीने में पानी पानी होकर चिल्लाने लग जाता है। उसने सच में ये लर्न कर लिया। अगर कोई मुझसे बोले कि मेरे एंसेस्टर कबर तोड़ के बाहर आके भाग रहे हैं तो मैं भी इस पे भरोसा कर लूंगा। पर ये उसने उसको खाई और ये याद कर लिया। ये तो एक ऐसा पर्सन है जिसके पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। उसने एक ऐसी टेक्निक को कैसे मास्टर कर लिया जिसके लिए बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ और क्यूए रिफाइनमेंट चाहिए होती है। क्या ये किसी तरीके का प्रोटेजी है?
फिर एमसी दुकान में अंदर आता है तो ये लड़की कहती है ठीक है मैं हार मानती हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है, कोई रास्ते के बीचों बीच पानी का पतीला रखता है और हमें दिखाते हैं ये वही लड़की है। ये शॉपकीपर उस लड़की का पैर पकड़ के बिल्कुल उल्टा कर रखा होता है और ये लड़की अपने बाल धो रही होती है। ये शॉपकीपर कहती है मिस लू आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये लड़की कहती है तो मुझे छोड़ना मत। वहाँ पे सभी लोग यहाँ पे देख रहे थे, वो सब बात करने लग जाते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। कोई बताता है कि ये लड़की एक बेट हार गई तो पूछता है किस तरह की बेट। तो ये बताता है इसने एक बेट लगाई थी कि ये बिना स्पिरिचुअल रूट वाला कचरा वन रिलम टेक्निक को नहीं सीख पाएगा। तो दूसरा पूछता है तो मतलब कि वो हार गई, तो मतलब कि उसने याद कर ली। तो दूसरा बताता है हाँ तुमने सही बोला, लोग कह रहे हैं कि इसने तो पलक झपकते उस टेक्निक को मास्टर कर लिया, क्या ये पॉसिबल भी है। इस तरफ ये लड़की अपने बाल धो ही रही थी, तभी अपना एमसी उसके पास आके बैठता है और वो कहता है इतना काफी है। और वो वहाँ पर अपने उल्टे चेहरे के साथ ही पूछता है चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल्स या हॉबी है। तो ये लड़की अब सोचने लग जाती है ये अजीब सा पर्सन अब क्या पूछ रहा है। फिर ये लड़की पहले तो खड़ी हो जाती है और वो एमसी को बताती है कि मैं कोई मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं हूँ पर मुझे थोड़ा बहुत राइटिंग और पेंटिंग पसंद है। तो एमसी कहता है हाँ ये तो चलेगा। तो एमसी इसके पास जाता है और वो कहता है कि मेरे डिसाइपल बन जाओ और आज की बैट हम सब भूल जाएंगे। तो ये लड़की कहती है ठीक है पर क्या तुम अब मुझे मार्शल आर्ट सिखाओगे। तो एमसी तुरंत यहाँ से पीछे भागने लग जाता है और वो कहता है नहीं तुम अपनी पेंटिंग और राइटिंग कंटिन्यू रखो। तो ये लड़की कहती है कितना अजीब मास्टर है। एमसी यहाँ से आगे जाने लगता है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है, वहां पे लिखा था कि तुमने सक्सेसफुली एक और डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लिया है। इसका नाम है लू यून सी और ये वुजिंग लेवल पे इसकी स्पेशलिटी है कैलीग्राफी एंड पेंटिंग। फिर वो 3-4 और मार्शल आर्ट की किताब निकालता है और वो कहता है कि मैंने पहले ही कुछ बुक्स को तो डाइजेस्ट कर लिया है पर यहाँ आयरन स्टोमच का कूलडाउन बहुत ज्यादा है, अगर ये थोड़ा छोटा होता तो कितना अच्छा होता। फिर हमें दिखाते हैं एमसी उनमें से ही एक बुक को खाने लगता है और तभी वो कुछ तो नोटिस करता है, उसके पीछे से एक बहुत ही पावरफुल व्हाइट टाइगर जैसा एक डीमन एमसी के ऊपर हमला कर रहा था। ये डीमन एमसी के ऊपर एक पावरफुल सा हमला करता है और इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने आसपास की जमीन को तहस नहस कर दिया था। और थोड़ी ही दूर से इस धमाके को 2 लोग छुपकर देख रहे थे, वो दोनों आपस में बात करते हैं। नीले कपड़ों में एक बंदा कहता है ये पर्सन तो इतना कमजोर था कि ये एक ही पंच में मारा गया, इसके लिए तुमने मुझसे रूल्स तोड़वा के एक ऐसा डीमन रिलीज करवाया है जिसने रिलम ऑफ नो रिटर्न में माइनर सक्सेस हासिल कर रखी है। तो इसके बगल वाला कहता है प्रिजन सर्जेंट चैन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको एक अच्छी कीमत दे दी जाएगी। फिर हमें इस नीले कपड़ों में इस बंदे को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये किसी प्रिजन का वार्डन है। वार्डन मतलब कि थानेदार जैसा कोई, बस वार्डन का काम जेल के कैदियों पे नजर रखने का होता है। और ये बंदा डीमन सप्रेशन डिवीजन से है और इसकी कल्टीवेशन है वूजिंग ग्रेट कंप्लीशन। फिर ये वार्डन कहता है जब हम वापस जाएंगे तो इन चीजों के बारे में हम क्या जवाब देंगे। तो ये बंदा कहता है तुम्ही ने कहा था ना ये डीमन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, तो बस ये कह देना कि ये डीमन पागल हो गया था और ऐसे ही लोगों पर हमला करने लगा। वैसे तो तुम टाइम पर पहुंच गए थे पर वहां से गुजरने वाला एक व्यक्ति पहले ही मर चुका था। पर तभी अपना एमसी किसी भूत की तरह इन लोगों के पीछे आता है और वो पूछता है कौन मर गया। ये सुन के एकदम से ये लोग घबराते हुए दूर उछल जाते हैं। फिर जब ये वार्डन एमसी की शक्ल देखता है ये बहुत ज्यादा घबराने लगता है, इसके चेहरे पे पसीना पानी की तरह बहने लगता है और वो मन में सोचता है कि ये बच्चा वूजिंग स्मॉल रिलम के डीमन के सरप्राइज अटैक से इतनी आसानी से बिना किसी स्क्रैच के बच के आ गया। और तो और ये बंदा तुरंत ही मेरे जैसे वन रिलम के कल्टीवेटर के पीछे स्नीकअप करके आ गया। वन रिलम की किसी भी टेक्निक को लर्न करने के लिए 10 कौन लग जाते हैं। वो घबराते हुए अपने बगल में खड़े एक बंदे से कहता है क्या तू श्योर है कि इस बंदे के पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है, ये टेक्निक क्या ऐसे बंदे के पास हो भी सकती है। तो उसका दोस्त भी बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है और वो कहता है यहाँ अपना एमसी बिल्कुल डेडली लुक देते हुए कहता है ये पिछली बार मैं डूब के मर रहा था, इसमें भी जरूर तुम्हारा ही एक हाथ था ना, उसके बाद भी तुम बार बार मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम जिंदगी से थक चुके हो। और मुझे अब याद आया कि इस बंदे का नाम येबा है और ये अपने एमसी के घर में उसी सेकंड मैडम अरे वही बुढ़िया उसी का ही बेटा है। और ये एमसी की इन डेडली आइज में देखते ही इसकी बॉडी बहुत ज्यादा कांपने लगती है और वो भी सोचता है क्या ये इतना ताकतवर कब से हो गया। वो बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए अपने बगल में खड़े वार्डन से कहता है हे डीमन इसके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा, जल्दी उसे बुला। तो वार्डन एक तरफ इशारा करता है और जब येबा उस तरफ देखता है तो वहीं पर वो डीमन बेहोश सा लग रहा था और जब पास से देखने की कोशिश करता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि सामने ही उस डीमन के बगल में ही उसका सर पड़ा हुआ था और वो कांपती आवाज में कहता है ओ मर गया बस एक हमले में। तभी वो वार्डन अपनी जगह से गायब हो जाता है और एकदम से एमसी की तरफ हमला करने के लिए आ जाता है और वो कहता है अब इस पॉइंट पे मुझे पर्सनली तुमसे डील करना पड़ेगा। पर अपना एमसी तो इसके हमले को एकदम से आसानी से डॉज कर लेता है और वो देखता है कि ये तो वन रिलम पे है और वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो मुझे डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलना चाहिए। इस तरफ ये वार्डन हंसते हुए चिल्लाता है क्या बकवास बातें कर रहा है चूहे, लगता है तूने कुछ ही दिनों पहले अपने स्पिरिचुअल रूट्स को अवेकन किया है। मेरे जितने लेवल तक पहुंचने के लिए दशकों की मेहनत लगती है पर लगता है कि तुझे वो मौका ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये हमला किया ही जा रहा होता है, मुक्के बना के हमला करते ही जा रहा था। फिर अपना एमसी इसके मुक्के को डॉच करता है और एकदम से अपनी कोहनी से हमला करता है और एक पावरफुल मुक्का बना के सीधा इसके मुंह पे ही जोड़ देता है और एक ही मुक्के में इसकी हालत खराब हो जाती है। ये मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके इम्पैक्ट की वजह से ये जमीन पे
टकराते टकराते गुलाटियां मारते हुए बहुत दूर जाके खिसकते हुए जाने लगता है। और अब एक मुक्का खाके इसका भी चेहरा खौफ से भर जाता है, इसके मुंह से खून आने लगता है और वो मन में घबराते हुए सोचता है डैम इट, इस बंदे के पास इतनी सॉलिड मार्शल आर्ट कब से है। वो कमीना ये बा मुझसे इसके लेवल और स्किल्स के बारे में झूठ बोल रहा था। इस लेवल की टेक्निक्स और मार्शल आर्ट के लिए डेकेड्स की मेहनत लगती है। डेकेड मतलब कि एक डेकेड में 10 साल होते हैं और हिंदी में डेकेड को दशक भी बोलते हैं। यहाँ पर ये बंदा अब कांपते हुए उठने लगता है और अपना एमसी यहाँ पर उन्हीं बुक्स को इमेजिन करता है जो उसने आज खाई थी। उनमें थी बेसिक किकिंग, बेसिक मूवमेंट और बेसिक पंचिंग। और अपना एमसी देख के कहता है लगता है आज मैंने जो बुक्स खाई थी वो सच में बहुत ज्यादा यूजफुल थी। इस फाइट में तो ये सारी मूव्स एकदम नेचुरली बाहर आ रही हैं। वार्डन एमसी की तरफ घबराते हुए देखता है और उसका चेहरा बहुत ज्यादा खौफ से भर जाता है। वो सोचता है नहीं, मैं इस बंदे को बिल्कुल भी बीट नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागने का कोई तरीका देखना पड़ेगा। मैं अपनी सारी इंटरनल एनर्जी को लाइटनेस टेक्निक में यूज करूंगा। और वो जैसे ही ऐसा करता है उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है और वो हवा की गति से बहुत तेजी से आगे भागने लगता है। और वो पीछे देखता है वहां सूजियन तो अब भी स्ट्रेट खड़ा हुआ था और ये देख के सोचता है मैंने पलक झपकते ही इसके और मेरे बीच में इतनी ज्यादा दूरी बना ली है। भले ही ये बंदा बहुत तेज हो पर अब मैंने इतनी दूरी बना ली है तो अब तो बहुत देर हो चुकी है मुझे पकड़ने के लिए। और अगले ही पल एमसी उसके सामने ही खड़ा होता है और वो पूछता है हे तुम कहाँ जा रहे हो। जिसे देख के तो ये भी बहुत घबरा जाता है और वो कहता है नो वे, ये कैसे हो गया। फिर सूजियन उसके सर को पकड़ता है। जब वो बंदा रेसिस्ट करने की कोशिश करता है तो सूजियन सीधे ही उसके सर को जमीन में ही धसा देता है और उसकी पावर की वजह से आसपास की सारी जमीन टूट जाती है। और ये बंदा भी घबराती है, सोचता है डैम इट, इसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही है, मुझे तो इसने इतनी आसानी से धसा दिया। वो कांपती आवाज में चिल्लाता है यंग हीरो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो यंग हीरो, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। जो सुन के सूजियन कहता है वाओ तुम तो सच में बहुत ही अच्छे पर्सन हो, ये तो सच में सेंस बना रहा है। फिर सूजियन एकदम से अपनी जगह से गायब हो जाता है और यहाँ पे वार्डन सोचता है क्या उसका ऑरा तो बहुत दूर दूर जाता जा रहा है, क्या मैंने उसे डरा दिया। तभी अपना हवा से तेज सूजियन सीधा उसके सर पे आके खड़ा हो जाता है और इस बार वो लेके आया था उसी डीमन के क्लॉस, जिसे देख के यहाँ पर ये वार्डन चिल्लाता है क्या ये तो उसी डीमन के क्लॉस लग रहे हैं, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम खुद के लिए परेशानियां खड़ी करोगे। ये सुन के अपना एमसी अपनी सारी किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए अपने क्लॉस को आगे करता है और वो इसकी तरफ घूरते हुए कहता है तुम खुद को एक ऑफिशियल बुलाते हो, उसके बावजूद तुम उस कुत्ते येबा के साथ मिलकर लोगों की मर्डर की प्लानिंग करते हो। तुमने तो एक नरभक्षी डीमन को भी रिलीज कर दिया, तुम तो सच में मरना डिजर्व करते हो। इसके अलावा तुमने और येबा ने तो इसकी प्लानिंग पहले से ही कर रखी होगी ना। चलो अब मैं भी तुम्हारे इस प्लान में ही तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मरते मरते मुझे थैंक यू बोलोगे। चलो कहते हैं कि उस डीमन ने तुम्हें ही मार दिया और मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने लोगों की भलाई के लिए उस डीमन को मार दिया। ये सुन के ये बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ये एकदम से चिल्लाने लग जाता है एक सेकंड रुको। पर अब हमारा सीन चेंज हो जाता है, हमें फिर येबा का सीन दिखाते हैं जो कि अपने घर पे पहुंच चुका है और वो अपनी मम्मी को सब कुछ बता देता है। वो अपनी मम्मी से बात कर ही रहा था पर तभी वो खिड़की में देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो खिड़की से देखता है अपना एमसी वहां से आ रहा है और सूजियन भी खिड़की से इसकी तरफ देखता है और एक स्माइल देता है। और यहाँ पर वो लेवल 4 लीजर पे पहुंच चुका है, मतलब कि उसकी स्किल अपग्रेड हो गई होगी। और एमसी को स्माइल करते देख के ये फिर से बहुत घबराने लग जाता है, इसकी बॉडी कांपने लग जाती है और इसकी मदर इसके आगे आते हुए कहती है इसकी स्पिरिचुअल रूट चुराने के बाद अगर तुमने फालतू की बकचोदियां छोड़ के अच्छे से ट्रेनिंग की होती तो तुम अभी तक कम से कम 2 रिलम पर होते और फिर तुम इस कमीने से क्यों ही इतना घबराते। ये सुन के येबा कहता है मदर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने पहले अथॉरिटीज से बात कर ली है, गवर्नमेंट जल्द ही इसे मर्डर के चार्जेस में फंसा लेगी। तो उसकी मदर कहती है हाँ बिल्कुल भी उन पर भरोसा मत करो, तुम्हारे साथ तो पहली खिलवाड़ हो चुका है, मैंने पहली बात कर ली है डीमन सप्रेशन डिवीजन के कमांडर से। उसने बोला वार्डन चैन की बॉडी पे बहुत सारे क्लॉ मार्क के निशान थे, इसका मतलब कि उस डीमन ने उसे मार मार के मारा है। फिर वो इरिटेट होते हुए कहती है कि अब तो ये पक्का है कि उसने अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को अवेकन कर लिया है, उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है जो कि अब बस उम्मीदों में ही नहीं है। इससे पहले कि ये इस प्रीफेक्चर के सबसे पावरफुल गार्ड से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए हमें इसे एलिमिनेट करने का कोई तरीका देखना पड़ेगा, तब तक के लिए इसके ऊपर बिल्कुल कड़ी नजर रखो। फिर हमारा सीन चेंज होता है, अपना एमसी एक पतीले में कुछ तो फिशिंग रॉड के साथ कर रहा होता है, एक नौकर इसके ऊपर नजर रखे हुए होता है और हमें दिखाते हैं कि सूजियन ने उस पतीली के अंदर ही पानी भर रखा है, उसके अंदर ही मछली डाल के रखी है और वहीं से ही वो फिशिंग कर रहा है। और फिर वो कहता है सिस्टम ने बस इतना ही बोला था कि मुझे मछली पकड़ने से एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे, लेकिन सिस्टम ने ये नहीं कहा कि मछली कहाँ से आनी चाहिए, तो मैं मछली खरीद के लाऊंगा और खुद से यहाँ से फिशिंग करके निकालूंगा, तो इससे भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलना चाहिए ना। तो वो सब चेक करने के लिए वहीं पे थोड़ी देर के लिए बैठा रहता है और जब मछली फंस जाती है तो वहां से मछली को निकाल भी लेता है और वो जब मछली को देखता है तो वहीं पे इसको 4 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और वो खुश हो जाता है कि इससे सच में एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं, लिटरली इस बकचोदी से एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं इसको।
फिर एक कमरे में से आवाज आ रही होती है कि इन दिनों वो बस मार्केट से मछलियां खरीद रहा है और खुद की बास्केट से उनको और फिशिंग कर रहा है। तो यहाँ पर कोई पूछता है, हे क्या तुमने उसको सीक्रेटली ट्रेनिंग करते हुए देखा है? तो वहां पर एक नौकर अपने येबा को बताता है, नहीं यंग मास्टर, इन दिनों वो अपने दिन को ऐसे ही गुजारते हैं, कुछ मछलियां खरीदते हैं और उसके बाद अपने टूटे फूटे से कोर्डियार में खुद ही फिशिंग करने लगते हैं। इवन वो तो मेरी निगाहों से कभी गायब भी नहीं हुए। ये सुन के तो ये भी बहुत गुस्सा होने लगता है और वो अपनी चेयर को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, आखिर ये बच्चा अब क्या करने वाला है? और आखिर जब ये यहाँ पर ये फालतू बकचोदे कर रहा है, इसकी रिलम नहीं रुक रही है, मैं थोड़े टाइम के लिए ट्रेनिंग रोक देता हूँ तो मेरी रिलम तो वहीं पे स्टैग्नेट हो जाती है और ये तो ऐसी बकचोदियां कर करके भी इसकी रिलम एडवांस होती जा रही है। ये जरूर कुछ तो लोचा करना चाहता है, मैं इसका जरूर पकड़ के ही रहूंगा। और इस तरफ अपना एमसी सीक्रेटली एडवांस होता जा रहा होता है और वहां पे एक नोटिफिकेशन आई होती है कि तुम्हारी फिशिंग स्किल लेवल अप होकर अप्रेंटिस लेवल पे पहुंच चुकी है। अब फिशिंग में तुम्हारे पास एक मौका होगा कि तुम स्पेशल एट्रीब्यूट वाली फिश को पकड़ पाओगे। अभी का तुम्हारा फिशिंग स्पॉट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, जो कि एक्सपीरियंस पॉइंट भी नहीं देगा। तुम्हें ये रिकमेंड किया जाता है कि तुम्हें हाई लेवल का फिशिंग स्पॉट ढूंढना चाहिए। जो देख के एमसी कहता है, क्या हाई लेवल का फिशिंग स्पॉट? तभी उसके पास एक नौकर अपने हाथ में एक लेटर लेके आता है और वो कहता है, यंग मास्टर सू, आपके लिए एक लेटर आया है। फिर अपना एमसी वो लेटर लेके खोलने लगता है और वो कहता है, क्या ये लेटर किसी लड़की ने भेजा है जो सीक्रेटली मुझे पसंद करती है? पर जब वो लेटर पढ़ता है तो वहां पर लिखा था डीमन सप्रेसिंग डिवीजन का सिलेक्शन हो रहा है। इसे पढ़ने के बाद अपना एमसी उस लेटर को अपने हाथों में मसलने लगता है और वो सोचता है कि मैंने कुछ ही समय पहले उस डीमन सप्रेसिंग डिवीजन के वार्डन का मर्डर किया था और अब ये कुछ ज्यादा ही अच्छी टाइमिंग नहीं है। मुझे पता है भले ही इसका कोई पक्का एविडेंस नहीं है, पर पक्का वो लोग मुझे नफरत तो करते होंगे और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इसके पीछे येबा और उसकी मदर नहीं होंगे, पर मेरे लिए तो ये मेरे दरवाजे के आगे एक्सपीरियंस पॉइंट डिलीवर करने जैसा है, तो मैं इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करूं। फिर हमारा सीन चेंज होता है। अपना एमसी अपने डिसाइपल के साथ बैठा होता है और वो तो खुद अपने सिस्टम में चेक कर रहा होता है, पर उसकी डिसाइपल उससे पूछ रही होती है, मास्टर डीमन सप्रेसिंग डिवीजन के सिलेक्शन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, फिर आप ऐसे फालतू क्यों बैठे हो? और आपको नहीं लगता कि ऐसे सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करना एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है? फिर आप बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी खुशी क्यों नहीं दिखा रहे हो? पर सूजियन अपने सिस्टम पे उंगली करते हुए कहता है कि थोड़ा ध्यान से सोचो मेरे बैकग्राउंड और मेरे फैमिली स्टेटस के बारे में। क्या तुम्हें सच में लगता है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसे ही कहीं से भी आ गई है? जब भी कोई चीज तुम्हें देखने में कुछ ज्यादा ही अच्छी लगे तो समझ लेना कि यहाँ कुछ तो लोचा है। और यहाँ हमें दिखाते हैं अपना एमसी तो सिस्टम पे उंगली कर रहा है, पर यहाँ तो इस लड़की को तो सिस्टम नहीं दिख रहा होगा। तो वक्त कहती है, आपकी बातों में पॉइंट तो है, पर मास्टर हमेशा की तरह आप अब भी आसमान में ही बातें कर रहे हैं और वहीं पे उंगली पॉइंट करते जा रहे हैं, आखिर आप ये कर क्या रहे हो? तो अपना एमसी बताता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि डीमन सप्रेसिंग डिवीजन के टाइम पे वहां पर मुझे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे पूरी तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिर उसे एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि तुम्हारी डिसाइपल ये क्विंग फेंग अब एक एडवांस कुक के लेवल पर पहुंच चुकी है। उसने अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को भी अवेकन कर लिया है और उसने एक स्पेशल टैलेंट को भी अनलॉक किया है। इस टैलेंट का नाम है एक्सोटिक कुकिंग और ये तुम्हें पहले सिखाना पड़ेगा, तब जाके ये अनलॉक होगा। ये एक तरीके की स्किल के जैसा है। जब क्विंग फेंग इस स्किल को सीख जाएगी तो वो एकदम अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ खाना बना पाएगी और इस खाने को खाने वाले को एडवांस बूस्ट भी मिलेंगे, जैसे कि अटैक पावर में इंक्रीज, डिफेंस इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज, ऐसे ही कुछ बफ्स मिलेंगे। और जैसे जैसे क्विंग फेंग का लेवल इंक्रीज होगा इस स्किल का लेवल भी बढ़ता ही जाएगा और वो और भी अच्छा एडवांस खाना भी बना पाएगी। अब ये पढ़ने के बाद अपना एमसी सोचता है, क्या मुझे ये टैलेंट इसको सिखाना पड़ेगा, पर ये मैं कैसे सिखाऊंगा? तभी उसके सामने एक लाइट चमचमाती हुई आ जाती है। फिर सूजियन इसको हाथ में लेते हुए कहता है, ओ तो ये स्किल पॉइंट है जो कि मुझे पास ऑन करना है। फिर वो डायरेक्टली इस चमचमाते हुए पॉइंट को सीधा उस लड़की के सर पे ही रख देता है और वो इसके ऊपर और जोर से प्रेस करने लगता है और वो सोचता है, वेल ठीक है, मैं बस प्रिटेंड ही करूंगा, मुझे वैसे भी पता तो है ही नहीं कैसे करना है। पर इससे ये लड़की थोड़ी सी हैरान हो गई थी और तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि एक्सोटिक कुकिंग पास ऑन कर दी गई है। यहाँ पे ये लड़की बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और वो कहती है, मास्टर आपने ऐसे मेरे सर पे प्रेस क्यों किया? पर तभी उसके अंदर से बहुत ज्यादा चमचमाता हुआ ऑरा निकलने लगता है, उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं जैसे कि उसकी आंखें हिप्नोटाइज हो गई हों, पर उसके दिमाग में बहुत सारी रेसिपीज आने लग गई थी। उसने स्पिरिचुअल विगर फिश, स्पिरिचुअल बीफ और सुप्रीम स्पिरिचुअल हॉटपॉट की रेसिपी को लर्न कर लिया था। बस जैसे ये रेसिपीज इस लड़की के दिमाग में आती है ये तो तुरंत फुल स्पीड में भागने लगती है किचन की तरफ और ये पीछे चिल्ला के जाती है, मास्टर इतनी सारी रेसिपीज मेरे दिमाग में अभी आ रही हैं, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं तुरंत ही मुझे इनको कुक करना पड़ेगा। और अगले ही पल ये लड़की तो यहाँ से गायब ही हो जाती है और एमसी के पास एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी दूसरी डिसाइपल लू यूनसू भी एडवांस हो चुकी है अप्रेंटिस लेवल पे। उसने एक स्पेशल स्किल को भी अनलॉक किया है। उसकी स्किल का नाम है स्क्रोल क्राफ्टिंग और वो बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स वाले स्क्रोल्स को क्राफ्ट कर सकती है। उसके पास एक नए स्क्रोल की रेसिपी भी है, मतलब की क्राफ्टिंग रेसिपी, और ये रेसिपी है डिस्गाइज स्क्रोल की। इस स्क्रोल का इस्तेमाल करने के बाद तुम अपने
सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जाओगे और तुम्हें ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जिसे पढ़ने के बाद अपना एमसी सोचता है वाओ मेरे सारे डिसाइपल्स कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा सब स्पेस सिस्टम अनलॉक हो चुका है। तुम्हारे डिसाइपल्स अपनी क्रिएशंस को इस सब स्पेस में रख सकते हैं और तुम इन्हें बाद में रिट्रीव कर सकते हो, मतलब निकाल भी सकते हो। मतलब अगर अपने एमसी के डिसाइपल्स ने कोई अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं तो वो सीधे ही इस सब स्पेस के अंदर रख सकते हैं और अपना एमसी कहीं से भी इनको एक्सेस भी कर सकता है। फिर सूजियन अपनी दूसरी डिसाइपल को भी उसकी स्किल पास ऑन कर देता है और फिर वो कहता है ठीक है अब तुम दोनों अपने अपने काम पे जा सकते हो। फिर एमसी यहाँ से टाटा बाय बाय करके जाने लगता है और ये डिसाइपल्स भी अपनी आगे की जर्नी पे इससे सावधान रहने का कहते हैं। यहाँ अपने एमसी ने सिर्फ क्विंगफेंग को ही अपने सब स्पेस के बारे में बताया था तो यह लुइंसू पूछती है कि मास्टर खाली हाथों यहाँ से क्यों चले गए, हमने तो उनके लिए कितनी सारी चीजें बनाई थी। तो क्विंगफेंग कहती है कि मास्टर ने मुझसे कहा था कि उन्होंने सारी चीजें स्टोर कर ली हैं किसी अच्छे तरीके के बैरल में। आई थिंक हम भी भविष्य में कुछ चीजें बनाए तो हम उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, पर मुझे सच में पता नहीं कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। मास्टर वैसे भी एक अजीब से पर्सन है। फिर अपना एमसी किसी बड़े से दरवाजे के आगे आ जाता है। वहां पे एक बोर्ड पे लिखा था डीमन सप्रेसिंग डिवीजन। जैसे ही एमसी अंदर आने की कोशिश करता है तो वहां उसके पास एक गार्ड आता है और वो कहता है कि अपना रिकमेंडेशन लेटर दिखाओ। तो जब वो गार्ड एमसी का रिकमेंडेशन लेटर पढ़ता है वो बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगता है और वो गुस्से से एमसी से पूछता है तो तुम ही सूजियान हो। तो अपना एमसी भी इसके लिए हाँ करता है। तभी एमसी एकदम से अलर्ट हो जाता है। उसे सेंस हो रहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंस किलिंग इंटेंट है। एमसी को सेंस हो रहा था कि उसके आसपास खड़े सारे ही गार्ड उसकी तरफ किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहे हैं और उससे सारी बातें सुनाई भी दे रही थी। ये गार्ड्स बात कर रहे थे। एक कहता है क्या यही वो चूहा है जिसने ओल्ड चैन को मारा है, वो इलिजिमेट सन ई फैमिली का। इसने हमारे कमांडर्स में से एक को मारने की हिम्मत की है। ये आज यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए, चलो इसे यहीं पर ही आज एग्जीक्यूट कर देते हैं। और ये सब कुछ अपना एमसी भी सुन पा रहा था और वो सोचता है ये सारी गलत न्यूज येबा और उसकी मदर ने ही फैलाई होगी। भले डीमन सप्रेसिंग डिवीजन के पास मुझे अरेस्ट करने का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है, पर येबा और उसकी मदर का प्लान काम तो कर रहा है। पूरी की पूरी डिवीजन अब मेरी दुश्मन बन चुकी है। तभी पीछे से लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि यंग मास्टर लियन यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये गार्ड्स भी पीछे मुड़ के देखते हैं। तभी अपने एमसी के सामने से ही एक बंदा तलवार लिए गुजर जाता है और एमसी सोचता है आखिर ये बंदा कौन है। तभी पीछे से एक आवाज आती है क्या तुम यहाँ पे पहली बार आए हो। और हमें दिखाते हैं एक बहुत ही सुंदर सा बंदा जो कि अपने एमसी से भी ज्यादा सुंदर है। इसका नाम है वू चेंगर। ये वन रिलम पे है और ये 18 साल का है। ये बंदा कहता है तुम यहाँ नए आए हो तो चलो मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये बंदा जो अभी गुजर के गया ये लियांग फैमिली का यंग मास्टर है। लोग कहते हैं कि ये अपनी छोटी सी उम्र से ही कल्टिवेशन कर रहा है। ये अभी वन रिलम पे है और ये अभी बस 16 साल का ही है। पर इस सीरीज में क्या अपने एमसी से ज्यादा हैंडसम बंदे को एमसी रहने देगा। वो इससे कहता है वाह तुम तो हर कॉमिक बुक वाले एक्सप्लेनर हो ना, जो हर चीज को एक्सप्लेन करते रहते हो। तो ये बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है क्या कौन सा एक्सप्लेनर। और जो बंदा अपनी पीठ पर तलवार लिए अपने एमसी के सामने से गुजरा था वो कहीं पे आके कहता है हाँ लियांग फैमिली की रेपुटेशन। तभी कोई इसे हाथ मार के दूर फेंकता है और वो कहता है दफा हो जाए यहाँ से। तो अपने एमसी इसके बारे में पूछता है कि आखिर ये कौन है। तो एक्सप्लेनर बताता है कि ये बंदा क्वेंग फैमिली का यंग मास्टर है। लास्ट ईयर के न्यू कमर्स में ये सबसे ज्यादा इंप्रेसिव था। इसने तो लास्ट ईयर एक ग्रेट डीमन को मार उसकी डीमन कोर भी सीज कर ली थी, मतलब हथिया ली थी। अब ये बंदा आगे जाने लगता है और पीछे से लियांग फैमिली का यंग मास्टर बस अपने दांत पीसते रह जाता है और वो सोचता है कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है पर मैं कोई लड़ाई शुरू नहीं कर सकता। और ये कॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर कुछ ज्यादा ही घमंडी होता है। ये घमंड में चिल्लाता है ये चूहे इन्हें क्या लगता है ये सच में कुछ इंप्रेसिव है। अगर मैंने इस बार भी किसी ग्रेट डीमन की स्पिरिचुअल कोर हत्या ली तो बस मैं सीधा ही 2 रिलम पे एडवांस कर सकता हूँ। फिर तभी हमें दिखाते हैं कि इसके पीछे खट्टा खट्टा मुस्तंडा एक भारी सी गदा लेके आ जाता है और वो कहता है साइड हट या फिर दफा हो जाए यहाँ से। और अब अपने पीछे इस बंदे को देख के ये भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये तुरंत ही उसके लिए रास्ता देता है और तुरंत साइड हट जाता है। और अब ये हट्टा कट्टा बंदा आगे जाने लगता है तो अपने एमसी पूछता है अब ये कौन है। इवन वो कॉन्ग फैमिली का घमंडी यंग मास्टर भी उसके लिए साइड हट गया। तो एक्सप्लेनर बताता है क्या तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता। ये बंदा उसी फेमस नॉर्थर्न जायंट स्पिरिट मैंशन से है। वो सारे ही लंबे और ताकतवर होते हैं। ये वहां का एक बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग डिसाइपल है लास्ट डेकेड में से। डेकेड का मतलब दशक होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। वो एक्सप्लेनर कंटिन्यू करता है ये पिछले साल के वन ऑफ द फ्यू न्यूकमर्स में से एक है जो 2 रिलम में ब्रेक थ्रू करने ही वाले थे। और लास्ट ईयर ये बंदा तो डीमन केव में बिल्कुल अनस्टॉपेबल था। इवन 2 रिलम की डीमन केव में भी इसे कोई मुकाबला नहीं दे पा रहा था। ये अपनी 32 सी दिखा के आगे बढ़ ही रहा था तभी पीछे से एक आवाज आती है कि लेडी जियाओ यहाँ पर आ चुकी है। जिसे देख के ये भी बहुत हैरान हो गया था। पीछे से हमें दिखाते हैं एक बहुत ही ज्यादा डार्क ऑरा के साथ डीमन व्हाइट टाइगर जैसा दिखने वाला बहुत ही खतरनाक फिगर इसकी तरफ आ रहा था। और इसे फील करने के बाद तो इस मुस्टंडे की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये भी सोचता है क्या ये ऑरा ये किसी ग्रेट डीमन का है। और हमें दिखाते हैं कि ये सच में एक व्हाइट टाइगर है और इसके ऊपर जरूर कोई लड़की सी बैठी है। और इसका ऑरा फील करते हुए अपना एमसी सोचता है क्या ये तो कितनी घुटन क्रिएट हो रही
रही है, इसका ऑरा ही कितना ज्यादा सफोकेटिंग है। ये एक्सप्लेनर तो इसके ऑरा से ही बेहोश सा ही होने लगता है। वो सोचता है ये कितना डरावना है, मैं तो घर जाना चाहता हूँ। और इस तरफ ये व्हाइट टाइगर अपनी लाल खूनी आंखों के साथ अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए चारों तरफ देख रहा था और इसके ऊपर एक काली परछाई में एक लड़की का फिगर दिखाई देता है और हमें इस व्हाइट टाइगर के बारे में बताया जाता है ये एक ग्रेट डीमन है जो कि रिलम 3 पे है। इसकी ताकत का अंदाजा तुम इसी सीन से लगा सकते हो कि यहाँ की जो प्रोटेजी है क्वीन फैमिली, लिंक फैमिली के, ये सारे 2 रिलम पे जाने की सोच रहे हैं, पर ये ग्रेट डीमन पहले से ही 3 रिलम पे है। और अब फाइनली हमें इस काली परछाई के दर्शन भी करा दिए जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर सी लड़की है जिसने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है। इसका नाम है स्याओ यू हाई। ये स्याओ फैमिली की वारिस है और इसके पास डीमन मास्टरी ब्लड लाइन है और ये 2 रिलम पर है और इसकी स्पेशल ब्लड लाइन की वजह से ये 2 रिलम पे होने के बावजूद 3 रिलम के बीस्ट को भी कंट्रोल कर पा रही है। पर शायद इस डीमन टाइगर के ऊपर इस लड़की को इन लोगों ने नहीं देखा। ये सारे ही गार्ड सिविलियन चिल्ला के भागने लगते हैं, भागो यहाँ पर एक ग्रेट डीमन आ गया। ये सारे गार्ड्स और डीमंस यहाँ से भागने लगते हैं, पर वो मुश्तंडा वो तो खड़े खड़े वहीं पे ही कांप रहा होता है। डर के मारे उसकी बॉडी तो हिल भी नहीं रही थी। व्हाइट टाइगर इसके पास आता है, दहाड़ते हुए इसको सूंघने लगता है। ये बंदा तो बिल्कुल थर थर कांप रहा था, इसके चेहरे से पसीना पानी की तरह बह रहा था। पर वो व्हाइट टाइगर बस इसे सूंघ के यहाँ से इसके बगल से ही गुजर जाता है और जैसे ही व्हाइट टाइगर यहाँ से जाता है इसकी तो घबराहट के मारे हालत खराब हो जाती है। डर के मारे ये पूरा जमीन पे ही गिर जाता है और ये सब कुछ अपना एमसीयू पीछे से देख रहा था और वो सोचता है मैंने पिछली बार जो छोटे से डीमन टाइगर से फाइट की थी वो तो इस सवारी के कंपैरिजन में भी कुछ नहीं है। अगर ये ग्रेट डीमन टाइगर यहाँ ब्रिजर्क हो गया तो ये तो अकेले ही सारे ही रुकीज को खत्म कर देगा। इवन यहाँ के नॉर्मल गार्ड्स भी बहुत ज्यादा सफर करेंगे। ये भी हैवी कैजुअलिटीज के बिना सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वो अपने बगल में खड़े एक्सप्लेनर से पूछता है आखिर ये साओ फैमिली और वहाँ की लेडी है क्या चीज है जो इतने पावरफुल टाइगर डीमन को भी कंट्रोल कर पा रही है। तो एक्सप्लेनर खतरनाक बीस्ट को इमेजिन करते हुए बताता है कि ये साउथर्न ओवरलॉर्ड ज़्याओ फैमिली है। ये अपनी एक्सक्लूसिव ब्लड लाइन डीमन मास्टरी स्पिरिचुअल ब्लड के लिए जाने जाते हैं। ये लोग इस दुनिया के लगभग हर रेयर बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस फैमिली के हेड तो एक फिनिक्स पे राइड करके 10 रिलम की डीमन केव को भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मैंने अफवाहों में सुना है कि पिछली सेंचुरी से इनकी ब्लड लाइन बहुत कमजोर हो गई थी, फिर इस लेडी का जन्म हुआ, इसने परफेक्टली ज़्याओ फैमिली की ब्लड लाइन को इनहेरिट किया है और ऐसा करके ये 1 इन अ सेंचुरी जीनियस बन चुकी हैं। अब सभी लोग यूनिवर्सली ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये आने वाले समय में एक पावरफुल 10 रिलम की ग्रैंड मास्टर बनेगी और वो बहुत खुशी से अपने हाथ जोड़ते हुए चिल्लाता है वाह, अगर मेरे जैसा कोई इस ज़्याओ फैमिली में शादी करके आ जाए तो मैं तो खुशी से ही मर जाऊंगा। और अपना एमसी बस इसे अपनी आंखें नम किए देखते ही रह जाता है। फिर ये लोग भी आगे आते हैं और अपना एमसी सामने देख के चिल्लाता है वाह, यहाँ पर तो कितने सारे लोग हैं। और हमें दिखाते हैं यहाँ बहुत सारे लोग एक सेंटर के फील्ड में खड़े हुए हैं जिनके आजू बाजू बहुत सारे स्टैच्यू और बहुत ही अच्छी सीनरी जमा हो रखी है और ये स्टैच्यू सारे मेडिटेशन करते हुए लग रहे हैं। अपना एमसी यहाँ आके देखता है वाह, यहाँ पर तो कितने सारे स्टैच्यू हैं हर शेप एंड साइज के। एक्सप्लेनर बताता है कि लोग कहते हैं कि इन स्टैच्यूज में डिवाइन पावर है जो कि हर समय डीमंस को इनकी केव्स में ही रखते हैं। तो अपना एमसी कहता है क्या डीमंस को उनकी केव में, तो क्या ये वही दुनिया है जहाँ इंसान, डीमन और इमोर्टल सारे एक साथ ही रहते हैं। तो एक्सप्लेनर बताता है क्या साथ में रहते हैं, हाँ जो भी हो, मेन कॉन्फ्लिक्ट तो इंसान और डीमंस में ही होता है, इमोर्टल्स तो रेयरली कभी देखने को मिलते हैं। तो अपना एमसी कहता है ओ, और अपने एमसी के सामने यहाँ बहुत सारी केव्स थी। तो अपना एमसी पूछता है क्या मुझे किस केव में जाना चाहिए। तो उसका एक्सप्लेनर बताता है कि तुम्हें ट्रॉपिकली मैन ऑफिसर पे जाके अपनी रिलम को असाइन कराना पड़ेगा, फिर उसके करस्पॉन्डिंग केव में ही तुम्हें जाने को मिलेगा। और इस तरफ यहाँ एक मैन ऑफिसर खड़ा होता है, वो चिल्ला रहा होता है जो 1 रिलम पर है वो 1 रिलम की डेमन केव में जाओ, जो 2 रिलम पर है वो 2 रिलम की डेमन केव में जाओ। अपने एमसी की नजर ज़्याओ फैमिली की लड़की के ऊपर जाती है तो वो पूछता है क्या वो लेडी वहां पर 2 रिलम की डेमन केव में जा रही है। तो अपना एक्सप्लेनर बताता है नहीं, वो तो 3 रिलम की डीमन केव में जा रही है। और हमें दिखाते हैं ये लड़की तो बिल्कुल स्वैग में अंदर जाने के लिए तैयार खड़ी है। अपने एमसी के पास नोटिफिकेशन में उसकी पूरी डिटेल्स बताई जाती हैं कि अभी वो तो बस 1 रिलम में छोटी सी अचीवमेंट ही लेके बैठा है, मतलब कि वो ढंग से अभी 1 रिलम पे भी नहीं है। किंगफेंग माइनर कुक के लेवल पे एडवांस हो चुकी है और उसकी दूसरी डिसाइपल यानसू वो एक स्कॉलर के लेवल पे एडवांस हो चुकी है। यहाँ एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है क्या ऑर्गेनाइजर सीरियस है एक ऐसी डीमन केव में भेजना जो उसकी खुद की कल्टिवेशन से 1 रिलम हायर है, भले ये इसका जीनियस ही क्यों ना हो पर ये इसके लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो दूसरा गार्ड बताता है कि तुम अभी फैमिली की 1 इन अ सेंचुरी ब्लड लाइन जीनियस के बारे में कुछ नहीं जानते। अपनी पूरी इनहेरिटेड ब्लड लाइन की हेल्प से ये अपनी बाउंड्रीज की लिमिट को तोड़ते हुए डायरेक्टली अपने से हाई लेवल के डीमन को भी खत्म कर सकती है। इस साल इन न्यूकमर्स के बीच में सिर्फ यही लड़की है जो ये अचीव कर सकती है।
और ये सब देख के अपना एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है वो इम्प्रेसिव। पीछे से एक्सप्लेनर कहता है इससे जलन खाने का कोई मतलब ही नहीं है, तुम और मैं सिर्फ वन रिलम पे ही हैं, तो हम वन रिलम की डीमन केव में ही जा सकते हैं। तभी कोई पीछे से चिल्लाता है सूजियान तुम भी थ्री रिलम की डीमन केव में ही जा रहे हो। और हमें दिखाते हैं ये उसी मेन ऑफिसर ने आके बोला था। तो वहां पर अपना एक्सप्लेनर इसके आगे जाता है और वो कहता है ऑफिसर ऑफिसर यहाँ जरूर कोई मिस्टेक होगी, यहाँ पर ये मिस्टर सू भी मेरी तरह एक वन रिलम के आदमी है, इन्हें सीधे ही थ्री रिलम की डीमन केव में भेजना तो सीधा इनको डेथ सेंटेंस देना जैसा होगा। तो ये गार्ड अपनी तलवार बाहर निकालने लगता है और वो कहता है क्या तो तुम लोग अब हमारे ऑर्डर्स को मना करने की कोशिश कर रहे हो? जो भी न्यू कमर हमारे ऑर्डर्स को डिसोबे करने की कोशिश करेगा उसे वहीं तुरंत की तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। पर ये गार्ड कुछ कर पाता उससे पहले ही एमसी उसके सामने आ जाता है और वो कहता है भूल जाओ, अब हम इसके लिए और भी चीजें डिफिकल्ट नहीं करेंगे। और एमसी कहता है चलो मैं चलता हूँ। यहाँ एमसी थ्री रिलम की केव की तरफ बढ़ने लगता है तो सभी लोग बातचीत करने लगते हैं क्या ये वन रिलम का बंदा थ्री रिलम की केव में जा रहा है, ये तो पक्का मर चुका है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, जरूर इस बच्चे ने डीमन सप्रेसिंग डिवीजन को ऑफेंड कर दिया होगा। यहाँ ये लड़की भी एमसी को देखती है और वो कहती है हाउ बोल्ड, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लेवल मेरे जितना है जो तुम मेरे जैसी केव में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो? तुम लोगों को इसकी फैमिली के लिए डेथ नोटिस भेज देना चाहिए। और वो सीधे ही अंदर चली जाती है और हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। वैसे अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है ये लड़की भी अपने एमसी की स्टूडेंट बन पाएगी? वैसे अगर बन गई तो अपने एमसी के पास भी डीमन मास्टर की ब्लड लाइन आ जाएगी। वेल ऐसा हो सकता है या फिर मुझे बस ऐसा लग रहा है। ठीक है तो तुम लोग अब कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके रख लो इसी के और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।